हम लोग मॉडर्न इंडिया स्टार्ट करेंगे, गांधीयन एरा से स्टार्ट करेंगे। गांधी जी ने क्या क्या किया, कब किया, कैसे किया, हम लोग वैसे स्टार्ट करेंगे। ओके, तो गांधीयन एरा, तो पहले गांधी जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एवरीवन नोज, देखो मैं यहाँ पे आपको ट्रिवियल फैक्ट रटवाने नहीं आई हूँ कि गांधी जी पैदा कब हुए, कहाँ हुए, कौन से शहर में हुए, गांधी जयंती कब मनाते हैं, वो आप लोगों ने बचपन से पढ़ा है, तो आप लोगों को आता है। मैं आप लोग ये समझ के बैठी हूँ कि आप लोग आरसीए के लिए प्रिपेयर करो, तो आपको इतना तो आता है। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ गांधीयन एरा से। तो गांधी जी पहले सत्याग्रह इंडिया में उन्होंने नहीं किया, उससे पहले वो साउथ अफ्रीका में थे, वहां पे उन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया। अब जब वो वहां पे थे तो वहां पे छोटे छोटे कुछ छोटे छोटे माइनर इंसिडेंट है, माइनर सत्याग्रह है, जो हमें थोड़ा सा देखना है। समटाइम वो क्रोनोलॉजी में पूछ लेते हैं या ये पूछ लेते हैं कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ पे रहा था। ठीक है, तो हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा मुझे टाइम दो, आई जस्ट वांट टू कि आप लोग को स्क्रीन दिख जाए, दूसरी वाली स्लाइड। दिख गई मैम, दिख गई? बिल्कुल। ओके, तो मेकिंग ऑफ गांधी। तो गांधी जी की जो करियर है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? साउथ अफ्रीका से स्टार्ट हुआ। तो वॉट एवर गांधी जी पहले बिलीव करते थे, थोड़ा मॉडरेट थे वो। मॉडरेट मतलब कि यार आप जो है एप्लीकेशन लिखने में बिलीव करते थे, पिटीशन लिखने में बिलीव करते थे। गांधी जी को लगता था कि आप जो है एप्लीकेशन लिख के देंगे ब्रिटिश को, तो ब्रिटिश हमारी बात मान लेंगे। गांधी को लगता था कि जो उनके हमें हमारी प्रॉब्लम्स के बारे में पता नहीं है, तो व्हाट वी कैन डू, हम जो है लेटर लिखेंगे, पिटीशन लिखेंगे, और हम फिर उनसे बोलेंगे कि हमारी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दो। तो ये गांधी का स्टार्टिंग का फेज था जब वो साउथ अफ्रीका में थे। तो उस फेज को हम लोग कहते हैं मॉडरेट फेज, दैट स्टार्ट फ्रॉम 1894 टू 906। अब जब गांधी जी वहां पे गए तो उन्होंने देखा कि यार इंडियंस को लेकर के थोड़ी सी डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है। जो वहां के ट्रेडर्स थे, जो इंडिया से जो ट्रेडर्स वहां पे गए साउथ अफ्रीका, तो उनके साथ थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो उस चक्कर में गांधी जी ने बोला चलो एक काम करते हैं, एक कांग्रेस बनाते हैं। कांग्रेस का मतलब होता है एक असेंबली, जहाँ पे लोग जो है 4 लोग आकर के बात कर पाए, अपनी बातें बता सके वहां पर। तो उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस बनाया, जहाँ पे ट्रेडर्स जो थे, इंडियन ट्रेडर्स थे, वो अपनी बात रख सकते थे। और साथ साथ में एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया जिसको हम लोग इंडियन ओपिनियन बोलते हैं। तो दीज आर द 2 फैक्ट जो आपको याद रखने हैं, दैट इज नटाल इंडियन कांग्रेस किसने बनाया? गांधी जी ने। और इंडियन ओपिनियन एज अ न्यूज़पेपर, वो भी गांधी जी ने स्टार्ट किया। ठीक है, अब ये वाला फेज तो गांधी जी ने स्टार्ट करा, लेकिन अब गांधी जी को ये बात समझ में सर ठीक है, तो गांधी जी ने, अब उनको समझ में आ गया कि मॉडरेट फेज से तो कुछ नहीं होने वाला, तो अब उन्होंने रेसिस्टेंस स्टार्ट किया। रेसिस्टेंस मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट जाकर के भिड़ गए, कि नहीं। तो एक सत्याग्रह उनका एक टूल था। सत्याग्रह एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं आप लोग को उसको थोड़ा डिटेल में बताऊंगी कि व्हाट रियली इज सत्याग्रह। सत्या मीन्स द ट्रुथ एंड ग्रह मीन्स आप उसकी राह पे चल रहे हो। दिस इज नॉट द ओनली थिंग। सत्याग्रह एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो मैं आप लोग को थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगी। तो गांधी जी ने स्टार्ट किया कि अब उन्होंने पैसिव रेसिस्टेंस स्टार्ट किया। पैसिव रेसिस्टेंस का मतलब क्या है कि नहीं, आप जो कह रहे हो वो मैं नहीं करूंगा, मैं उसको रेसिस्ट करता हूँ। तो गांधी जी साउथ अफ्रीका गए तो उन्होंने देखा कि वहां पे रजिस्ट्रेशन सिस्टम चल रहा है इंडियन को लेकर। क्या मतलब है उसका? उसका ये मतलब है कि आपको पूरे टाइम आई कार्ड लेकर के घूमना है, आपको अपने फिंगरप्रिंट्स उसमें लगाने हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आप किसी क्रिमिनल को ट्रीट कर रहे हो। तो एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट था, उसके अगेंस्ट उन्होंने बोला कि नहीं, ये तो नहीं हो सकता, ये हम नहीं मान सकते। तो उन्होंने उसके अगेंस्ट सत्याग्रह स्टार्ट किया। कि नहीं, कैसे स्टार्ट किया? उन्होंने पब्लिकली जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को जलाया, लोग पुलिस से पिटे भी, बट स्टिल वो जलाते रहे। और फिर उसको बंद करवाया कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जैसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए इंडियंस के साथ। फिर वहां पे 2 डिस्ट्रिक्ट थे साउथ अफ्रीका के अंदर, ट्रांसवाल, ठीक है, तो वहां से कहीं और जाना अलाउ नहीं है। नटाल से ट्रांसवाल जाना अलाउ नहीं है। तो बोला कि आप माइग्रेशन नहीं कर सकते इंडियंस के लिए, क्या आप यहाँ से वहां नहीं जा सकते हो, आप ये नहीं करोगे, आप वो नहीं करोगे। तो दैट इज द थिंग कि आप ऐसे इनह्यूमन तरीके से बिहेव कर रहे हो। तो उसके अगेंस्ट गांधी जी ने कैंपेन किया और बोला कि नहीं, ये अलाउड नहीं है, ये नहीं हो सकता। फिर गांधी जी को
09 के आसपास उन्होंने लंदन से, उनको इनविटेशन आया, वहां पे बुलाया किसी ने कि आओ मिलते हैं, तो वो गए। एंड जब वो रास्ते में थे तो उन्होंने एक बुक लिखी, दैट इज हिंद स्वराज। ठीक है, तो ये बुक आपको नाम याद रखना है कि हिंद स्वराज गांधी जी ने लिखी थी। जब वो लंदन से थे तो बोट से जा रहे थे, तब उन्होंने लिखा था। फिर एक दूसरा कैंपेन होता है पॉल टैक्स, बोलते हैं आप जो हो 3 पाउंड दोगे टैक्स में। ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट ऐसी थी कि कहीं पे अगर घास भी उग जाए ना तो वो उसके लिए भी टैक्स मांग ले। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ऐसी थी। उसके बाद बोला कि अगर आप साउथ अफ्रीका में शादी कर रहे हो और आपने शादी क्रिश्चियन रिवाज से नहीं किया है, तो फिर आपकी शादी जो है इलीगल मानी जाएगी, उससे जो बच्चे होंगे वो इलेजिटिमेट माने जाएंगे। तो इस तरह के फालतू फालतू कानून स्टार्ट करे। तो गांधी जी ने सबकी अगेंस्ट जो है उन्होंने रेसिस्ट करा, उन्होंने सत्याग्रह करा और फाइनली ऑलमोस्ट हर चीजों में अपनी बात मनवा ली। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि अब देखो कोई बंदा इंडिया से है, साउथ अफ्रीका में ये सारी चीजें कर रहा है, तो बात तो इंडिया तक पहुंच रही होगी। तो इंडिया में लोगों को पता था कि गांधी नाम का कोई इंसान है जो ये सब कर रहा है। तो सबको पता था कि सत्याग्रह जैसा कुछ है जो गांधी जी वहां पे कर रहे हैं। तो गांधी इज ऑलरेडी फेमस। अब क्या होता है, 14 तक गांधी उधर रहे, फिर गांधी जी 9 जनवरी 1915 को इंडिया वापस आते हैं। ये डेट मैं आप लोग को इसलिए बोल रही हूँ याद करने, क्योंकि ये डेट पे हम लोग एक दिवस मनाते हैं आज भी, प्रवासी भारतीय दिवस। 2 साल में एक बार मनाते हैं, इस बार उड़ीसा में हुआ है। तो करंट अफेयर्स के लिए आप लोग थोड़ा सा देख लेना कि थीम क्या थी। ठीक है, इतना मुझे पता है कि उड़ीसा में हुआ, थीम इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग समथिंग, आई एम नॉट, पूरी लाइन मुझे याद नहीं है। तो हर 2 साल में होता है। ठीक है, प्रवासी दिवस बोलते हैं। अब गांधी जी आए, यहाँ पर आए तो 1915 में आए। अब 1915 में यहाँ पे आपको पहले से पता है कि यहाँ पे इंडियन कांग्रेस बन चुकी है, बाकी सारी चीजें, मुस्लिम लीग बन चुकी है, बहुत सारी चीजें ऑलरेडी चल रही। तो गांधी जी आते हैं और वो 1 साल कुछ नहीं करते। 1 साल उनका होता है कि आई वॉन्ट टू नो कि चल क्या रहा है इंडिया में। ठीक है, तो वो 1 साल घूमते हैं, पूरे इंडिया में देखते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या है, कहाँ पे क्या हो रहा है। फिर 1916 में जो आज की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, वहां पे उनको बुलाया जाता है, क्योंकि वो फेमस थे, लोग जान रहे थे ना उनको कि वो इतनी सारे काम करके आ चुके हैं साउथ अफ्रीका से। तो उनको बुलाते हैं, तो उनको बोलते हैं कि आप यहाँ पर आओ, पब्लिक मीटिंग में पहली बार आओ। तो एक बार ऐसे ही सवाल आता, एक बार 2-3 स्टेट पीसीएस में पूछा गया है कि गांधी जी की फर्स्ट पब्लिक मीटिंग कौन सी रही, फर्स्ट पब्लिक स्पीच कौन सी रही थी। दैट इज 1916, बीएचयू की ओपनिंग थी और वहां पे उनको बुलाया जाता है। तो वो वहां पे जाते हैं और वो बहुत हार्शली बात करते हैं कि इंडिया में जो कास्ट सिस्टम है ये ऐसे होता है, लोग इस तरह से इनइक्वालिटी करते हैं। तो आप लोग को पता होगा एनी बेसेंट वहां पे बैठी होती हैं। सम हिस्टोरियन लिखते हैं कि वो चिढ़ जाती हैं कि ये इंसान ऐसे इतना ओपनली इतना हार्श क्यों बोल रहा है, वो उठ के चली जाती है वहां से। ठीक है, तो ये गांधी का पहला जो पब्लिक अपीयरेंस था, दैट इज इन बीएचयू, ये आप लोग को याद रखना है। अब आपको आता है कि गांधी जी अब इंडिया आए, 1916 में गांधी जी को बीएचयू में बुलाया गया। 1916 में एक और इंसिडेंट होता है, कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में आईएनसी बोलूंगी। ठीक है, तो वो हर साल मिलती थी, कांग्रेस हर साल मिलते थे, चाय पानी नाश्ता, बातें कि इंडिया में क्या चल रहा है, चलो बात करते हैं। तो ये सब हर साल एक मीटिंग होती थी, मोस्टली दिसंबर में होती थी। कभी कभी कुछ ऐसे इंसिडेंट हो गए हैं जिससे मीटिंग पहले हुई है, उसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल कांग्रेस मीटिंग। तो 1916 में लखनऊ के अंदर मीटिंग होती है, जिसको हम लोग, जिसके जो प्रेसिडेंट होते हैं दैट इज एसी मजुमदार। ठीक है, अंबिका चरण मजुमदार वो होते हैं। और उस मीटिंग में कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ पहली बार आते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं, हमारा एक गोल है कि हम लोग साथ में इंडिया के लिए लड़ेंगे फॉर द अगेंस्ट ब्रिटिश। इससे पहले दोनों अपना अपना अलग लेके चल रहे थे। ठीक है, तो वहां पे गांधी जी को मिलते हैं राजकुमार शुक्ला जी। ठीक है, राजकुमार शुक्ला जी जो हैं वो बिलोंग करते हैं बिहार से। तो वो गांधी जी को वहां पे मिलते हैं पहली बार और बोलते हैं कि आप जो है ना, आप चंपारण आइए और हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं इंडिगो प्लांटेशन को लेकर के, आप, हमारे फार्मर्स बहुत परेशान है, तो आप हमारे यहाँ पर आइए। तो ये सवाल फैक्चुअल है बहुत वैसे, बट पूछते हैं कि गांधी जी को किसने इनवाइट किया था, कहाँ पे इनवाइट किया था, लखनऊ सेशन इन 1916 का जो प्रेसिडेंट कौन था। तो एसी मजुमदार, ये आप लोग को याद रखना, दीज आर द इम्पोर्टेंट
समटाइम जो प्रेसिडेंट है वो इम्पोर्टेंट होते हैं कुछ कुछ इवेंट्स के, तो जहां जहां पे इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको बता दूं। तो गांधी जी बोलते हैं ठीक है मैं आता हूँ। तो गांधी जी जो है वो जाते हैं, चंपारण जाते हैं, पहले वो मोतिहारी जाते हैं, वहां पर उनको राजेंद्र प्रसाद मिलते हैं। राजेंद्र प्रसाद उस टाइम पे थोड़े स्टूडेंट नेता टाइप हुआ करते थे, तो वो वहां पे उनको मिलते हैं। तो गांधी जी जब पहुंचते हैं तो बहुत भीड़ लग जाती है, तो वहां पे ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि नहीं नहीं, आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो रहा है, बहुत भीड़ लग गई है, आप जो हो आप यहाँ से जाओ। तो गांधी जी बोलते हैं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मुझे लोगों से मिलना है, वहां के फार्मर्स से मिलना है। तो गांधी जी बोलते हैं कि मैं नहीं जा रहा, मैं यहीं पर हूँ। तो गांधी जी जाते हैं, फार्मर्स से मिलते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह में एक वहां पे एक प्रथा चल रही थी जिसको तिनकटिया सिस्टम बोलते हैं। आप में से ऑडियो नहीं आ रही मैम। हाँ, ऑडियो नहीं आ रही मैम, रुक रुक के आ रही है। नहीं आ रही है। बिहार से होगा, उसको पता होगा कट्ठा क्या होता है। 1000 स्क्वायर फीट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कट्ठा। आवाज आ रही है सर? जी अभी आ रही है, ठीक है कुछ देर पहले नहीं आ रहा था। ठीक है। आप लोग जिसको कनेक्शन नहीं आ रहा है ना, आप लोग प्लीज अपना भी एक बार चेक कर लीजिए कनेक्शन, हो सकता है आपके एंड में प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो अब आपको याद कैसे रखना है कौन सा पहले हुआ था। कभी कभी सीक्वेंस पूछ लेते हैं। खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 में हुआ ही है, अहमदाबाद भी 1918 में ही हुआ है, तो कौन सा पहले हुआ है। तो मैं ऐसे याद करती कि गांधी जी इंडिया आए, उन्होंने केक खाया। केक, सी फॉर केक दैट इज चंपारण, ए फॉर अहमदाबाद एंड के फॉर खेड़ा सत्याग्रह। तो गांधी जी आए और उन्होंने केक खाया, तो आप ऐसे याद कर लो। ठीक है, मैं ऐसे ही याद करती थी, आप लोग भी ऐसे याद करें। उसके बाद अब देखो, अब इंडिया में गांधी जी फेमस है, सब कुछ चल रहा है। अब क्या हुआ बीच में, बैकग्राउंड समझो। वर्ल्ड वॉर हुआ, वर्ल्ड वॉर अब यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, 18 के एंड तक आते आते वर्ल्ड वॉर जो है खत्म हो जाता है। तो इन्होंने प्रॉमिस किया था ब्रिटिशर्स ने कि इंडिया आप सपोर्ट करो हम लोगों को वॉर में, वॉर के बाद ना हम आप लोग को रिवॉर्ड देंगे, आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करेंगे, आप लोग को ऑटोनॉमी देंगे ताकि आप लोग राज कर पाओ, अपनी अपनी जगह से थोड़ा थोड़ा ऑटोनॉमी दे देंगे ताकि आप लोग राज कर पाओ। मुस्लिम लीग को भी यही बात बोली कि आप जो है ना, आप हमारा सपोर्ट करो। आप लोग को मैं एक चीज लेकर के बैकग्राउंड वर्ल्ड वॉर में लेकर के जा रही हूँ, वन में। वहां पे खलीफा हुआ करते थे टर्की के अंदर। तो अब जब ब्रिटिश की लड़ाई हुई ना, तो इन लोगों ने यहाँ पे झूठ बोला मुस्लिम लीग से कि आप हमारा सपोर्ट करो, हम खलीफा को कुछ नहीं होने देंगे, हम खलीफा को उसकी जगह पे रखेंगे, हम खलीफा को खत्म नहीं करेंगे। तो मुस्लिम ने बोला ठीक है, मुस्लिम हेड है वो, सबके इस्लामिक हेड की तरह माने जाते हैं खलीफा। तो मुस्लिम्स ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग जो है आपको सपोर्ट करते हैं। आफ्टर वॉर उन्होंने खलीफा सिस्टम को ही बंद कर दिया, पूरा का पूरा खत्म कर दिया। तो इन लोगों को लगा, मुस्लिम लीग को, जो मुस्लिम जो इंडियन थे, इंडियन मुस्लिम, तो उन्होंने बोला कि क्या किया तुमने। और अगेन यहाँ पे बाकी जो इंडियंस थे उनसे ये बोला कि आप जो हमारा सपोर्ट करो, हम आपको एक अच्छे एक्ट या ये सब देंगे। अब वॉर चल रहा है, ठीक है, वॉर चलता है तो इन्फ्लेशन हो जाता है, बहुत सारी और प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, इन्होंने एक एक्ट पास किया जिसको हम लोग बोलते हैं रॉलेट एक्ट 1990। ये रॉलेट एक्ट जो था उसको ऐसे काला कानून गांधी जी ने बोला था कि ब्लैक लॉ है ये। उसका जो रियल नाम है दैट इज अनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। ये रियल में एक्ट है, रॉलेट एक्ट तो हम उसको बस ऐसे नाम से बोलते हैं। ठीक है, तो अब जो लाए थे उनका नाम था सिडनी रॉलेट। उन्होंने बोला कि चलो अभी वॉर चल रहा है, तो वॉर चल रहा है तो क्या करना है। तो बोला कि तुमको जिस पे भी शक है ना उसको उठाओ। तो ऐसे बोलते हैं कि काला कानून था, ना तो वकील की जरूरत है ना तो दलील की जरूरत है, जिसको जिसको जिसके ऊपर शक है उसको उठाया और जेल में डाल दिया। विदाउट एनी ट्रायल आप 2 साल तक जेल में रहोगे। कोई भी लीडर है अगर वो अनसन कुछ भी बोल रहा है इंडिया के अंदर, उसको उठाओ और जेल में डालो। ठीक है, कोई नहीं कि आपको हाँ 24 घंटे के अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आगे आना, नहीं नहीं, आप 2 साल के लिए जाओगे अंदर। तो इसको गांधी जी ने बोला कि काला कानून, ना तो आपके पास, ना तो एविडेंस एक्ट के अंदर जो है इसमें आप कि एविडेंस एक्ट कुछ काम नहीं करे, कोई भी एक्ट इसमें काम नहीं करेगा। आपका जो हेबियस कॉर्पस है, आप लोगों ने उसमें पढ़ा होगा, पॉलिटी में पढ़ा होगा, उसको भी सस्पेंड कर दिया था। एक बार ऐसे मैंने एक जगह पे क्वेश्चन देखा था कि हेबियस कॉर्पस जो है
वो कौन से एक्ट में सस्पेंड हुआ था इंडिया में? तो दैट इज रोल एक्ट 1990। ठीक है, तो जिसको भी आपको शक हो रहा है आप उसको उठाओ और जेल में डालो। तो जितने भी इलेक्टेड मेंबर थे उन्होंने बोला कि क्या तमाशा है, हमने तुम्हें सपोर्ट किया वॉर में और तुम हमें ये एक्ट दे रहे हो कि जिसको मर्जी तुम जेल में लेकर के जाते हो। इवन अगर कोई न्यूज़पेपर है उसने आंसर लिखा, उसको उठाया जेल में डाल दिया। तो ऐसी इस तरीके से इनकी जो है चल रहे थे। तो जो कुछ इलेक्टेड मेंबर थे जैसे जिन्ना, मालविया, मदन मोहन मालविया, मजहरुल हक, इन लोगों ने बोला कि नहीं, ये जो एक्ट है ये सही नहीं है, हम उसके प्रोटेस्ट में हम रिजाइन करते हैं, हम जो है हम छोड़ते हैं, हमें नहीं चाहिए, हम रिजाइन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। अभी आप देखो कि जिन्ना धीरे धीरे करके ना इवॉल्व होंगे। ये जिन्ना अभी बहुत नेशनलिस्टिक हैं, अभी ये बहुत ही ज्यादा इंडिया की तरफ से सोच रहे हैं। ये धीरे धीरे करके आफ्टर इलेक्शन आपको ना चेंज कराएंगे। तो ये स्टार्ट हुआ, इन्होंने बोला कि आप जो है इस एक्ट को, अब देखो गांधी जी ने क्या बोला, ठीक है। अब गांधी जी ने बोला कि नहीं यार, ये एक्ट एकदम ही फालतू है, ब्लैक एक्ट है, काला कानून है, हम क्या करेंगे, हम सत्याग्रह करेंगे। अब बोले ठीक है सत्याग्रह करेंगे। अब जब मैंने आप लोग को बताया था कि जब गांधी जी आए थे तो होम रूल लीग चल रहा था, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, तो वो मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी, वो चल रहा था। और यहाँ पे खलीफा से लोग परेशान थे। तो गांधी जी ने इन लोगों को, इनके जो मेंबर्स थे, जो इनके सदस्य थे, यंग मेंबर्स थे, उनको बोला, उनको सबको एक जगह पे बैठाया और बोला कि हम लोग जो है सत्याग्रह करेंगे। तो सत्याग्रह में क्या करेंगे? तो बोले कि हम लोग जो है प्रेयर करेंगे, फास्ट करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस करेंगे और हम लोग नेशन वाइड हड़ताल करेंगे, पूरे पूरे इंडिया में हड़ताल हो। तो बोला कि ठीक है, एक डेट रखो, 6 अप्रैल 1919 को जो है हम जो है सत्याग्रह का डेट फिक्स करते हैं, उस दिन हम लोग सत्याग्रह करेंगे, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि कुछ कुछ जगह पे ना ब्रिटिश मतलब जो भी जैसे कोलकाता है, बॉम्बे, दिल्ली, अहमदाबाद, इन पंजाब, इन सब जगह पे ना वायलेंस हो जाती है लार्ज स्केल। एक लेडी थी मिशनरी, इंग्लिश मिशनरी लेडी थी, मार्सला करके उनका नाम था, वो भी मर जाती। तो छोटे छोटे ना चिटपुट इंसिडेंट हो जाते हैं वॉयलेंट। अब गांधी जी क्या करेंगे? गांधी जी क्या बोलेंगे? अब तो वॉयलेंस हो गया ना, तो गांधी जी बोलेंगे नहीं अब तो कोई सत्याग्रह नहीं होगा क्योंकि वॉयलेंस हो चुका है। तो गांधी जी बोलते हैं कि नो सत्याग्रह। फिर गांधी जी को लगता है कि इंडिया के लोगों को अभी सत्याग्रह समझ में नहीं आ रहा कि होता क्या। तो गांधी जी ने बोला कि मैं कोई सत्याग्रह नहीं करूंगा, मैं जो हूँ अभी कंस्ट्रक्टिव काम करूंगा, मैं लोगों को समझाऊंगा, मैं और लोगों को समझूंगा कि क्या दिक्कत है। अब पंजाब में सिचुएशन और भी खराब हो, ठीक है, बहुत ज्यादा खराब हो गई पंजाब के अंदर। तो पंजाब में आपके दो जो थे लीडर थे, जो बहुत ही अच्छे लीडर्स थे, वहां की जनता उनको बहुत पसंद करती थी। तो 9 अप्रैल को ये लोग क्या करते हैं कि सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यापाल, ये दो लोग थे, इनको बोलते हैं कि भाई तुम पे ना शक है, तुम चलो जेल। उठाया और जेल में डाल दिया। अब ये लोगों के बहुत फेवरेट लीडर थे। तो लोगों ने बोला कि तुम ऐसे कैसे लेकर के जा सकते हो? तो बोला नहीं, हमारे पास तो एक्ट है ना, रॉलेट एक्ट है, काला कानून के अंदर तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो बोला नहीं, तुम ऐसे नहीं कर सकते। तो अब जो है, जो क्राउड है, जो बाकी पंजाब के लोग हैं, उन्होंने बोला कि हम प्रोटेस्ट करेंगे। तो प्रोटेस्ट कब करेंगे? तो बोला कि बैसाखी आने वाली है 13 अप्रैल 1919 को, हम लोग जलियांवाला बाग में मिलेंगे और हम वहां पे प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन हम पीसफुल तरीके से करेंगे, कोई कुछ नहीं करेगा, एकदम शांति से हम लोग करेंगे। तो देखते हैं जनरल रेजिनाल्ड डायर, ये ब्रिगेडियर होता है वहां पर, ये देखते हैं कि प्रोटेस्ट जो है ना धीरे धीरे करके जो है वायलेंट हो रहा है। तो वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि आप मार्शल लॉ इम्पोज कर देते हैं, ठीक है। मार्शल लॉ का मतलब ये है कि अगर आपने मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया तो आप 4 लोग मिल नहीं सकते एक जगह पर, आप भीड़ जमा नहीं कर सकते। और इन लोगों ने ये डिसाइड किया था कि जलियांवाला बाग जो है हम वहां पर मिल रहे हैं। तो अब देखो ये क्या करते हैं, लोग सारे लोग जलियांवाला बाग में मिलते हैं, ये लोग आराम से बात करके रेजोल्यूशन तक पास कर चुके होते हैं, ये लोग बिल्कुल शांत होते हैं, कोई किसी ने कोई हंगामा हल्ला नहीं किया। डायर आता है, एक ही एग्जिट होता है, वहां से बाहर निकलने का एक ही रास्ता होता है, गेट को ब्लॉक करता है और वो फायर करना स्टार्ट कर देता है। रीजन ब्रिटिश सरकार ये देती है कि हमने तो मार्शल लॉ इम्पोज किया था ना, आप लोग वहां पे क्यों बैठे थे? आपको नहीं पता था कि मार्शल लॉ इम्पोज हो चुका है? तो आप वहां पे क्यों बैठते थे? इवन आज के दिन भी अगर आप ब्रिटिश हिस्टोरियन को पढ़ते हो तो वो जलियांवाला बाग को गलत इंसिडेंट नहीं मानते, वो मानते हैं कि आप लोगों को नहीं पता है कि मार्शल लॉ में क्या होता है, ठीक है। तो ये लोग इस तरीके के थे। तो अब क्या होता है कि इतने सारे लोग जो है मारे जाते हैं, बहुत सारे, 2000 के आसपास का आंकड़ा, गवर्नमेंट ऑफिशियल आंकड़ा 2000 के आसपास का कहता है कि इतने लोग मारे गए थे।
लोग अपनी जान बचाने के लिए जो है वहां पे एक कुआं था उसमें तक कूद गए थे। आज भी वहां पर म्यूजियम बना है, अभी हाल फिलहाल 2 साल 3 साल पहले, आप लोग अगर जाओ तो देख कर आना, इट्स अ गुड प्लेस टू सी। तो अब इतनी ज्यादा नाटकबाजी चल रही है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत पढ़े लिखे, एजुकेटेड पोएट, बहुत बड़े इंसान। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको नाइटहुड की उपाधि दी थी। तो बोलता है ऐसा है ना, तुम अपनी नाइटहुड अपने पास रखो, मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि तुम इस तरीके से मासूम लोगों को मार रहे हो। गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में थी तो वहां पे बोर वॉर हुई थी। तो गांधी जी ने वहां पे एम्बुलेटरी सर्विस प्रोवाइड करा था लोगों को, जो लोग वॉर में मतलब जख्मी थे उनको हॉस्पिटल लेकर के जाना, उनको हर तरह की सर्विस देना। तो वो गांधी जी ने बोर वॉर में वहां पे किया था। तो गांधी जी को केसरे हिंद की टाइटल मिली थी। तो गांधी जी ने बोला तुम ये भी रखो, मेरे को नहीं चाहिए, तुम लोग एक तरफ से टाइटल दे रहे हो और ऊपर से हमारे लोगों के साथ ऐसे कर रहे हो। तो उसको, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि उधम सिंह के ऊपर एक मूवी बनी थी, विक्की कौशल ने शायद उसको पोर्ट्रे करा है। तो उधम सिंह जो होते हैं वो जाते हैं, माइकल ओ डायर को मार करके आते हैं, रेजिनाल्ड डायर को नहीं मारते, वो ओ डायर को मार करके आते हैं, ठीक है, जिसने की मार्शियल लॉ इम्पोज किया था। जो डायर है वो ओ डायर है, ओ डायर ने गोली चलाई थी, और जनरल रेजिनाल्ड डायर जो है उन्होंने मार्शियल लॉ इम्पोज किया था। तो उधम सिंह जो है वो जाते हैं, वो लंदन जाते हैं, वो अपना नाम चेंज करते हैं, पूरा एकदम बहुत सेकुलर सा नाम रखते हैं, अल्लाह रहीम खान सब कुछ मिक्स करके उसमें होता है। तो बहुत सेकुलर सा नाम इम्पोज करके वो जो है वहां पे जाते हैं लंदन और उनको मार करके आते हैं। लेकिन वो आप लोग याद रखना कि रेजिनाल्ड डायर को मारते, ओ डायर को नहीं मारते। अब इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, ऑब्वियसली पूरे जहान में आपको ऐसे तफरा तफरी मची हुई है। तो अब क्या है कि चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो एक हंटर कमेटी बनाते हैं, ठीक है। अब हंटर 2 बार आएगा, एक बार हंटर कमीशन आएगा, ठीक है, वो अलग है, वो हम लोग एजुकेशन में पढ़ेंगे। ये हंटर कमेटी है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है। हंटर कमेटी बनती है, उसमें बोलते हैं कि यार देखो ये जो हंटर, ये जो है ना वो डायर है, इसने गलत काम किया है, इसने लोगों को मारा है। तो बोलते हैं कि अच्छा, तो बोलते हैं नहीं नहीं, उसने तो कोई गलत काम नहीं किया, मार्शल लॉ इम्पोज था, उसने तो ऐसे ही लोगों को मारा है। तो उसको पनिशमेंट नहीं मिलती ओ डायर को, उसको ट्रांसफर कर देते हैं कि तुम जाओ। इंडेमनिटी एक्ट पास कर दिया और उसको प्रोटेक्ट किया और बोला कि तुम जाओ, तुम लंदन चले जाओ, तुम छोड़ो। सवाल ये आता है कि नाम क्या है हंटर कमेटी का, रियल नाम क्या है? उसका नाम है डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी, ठीक है। कौन कौन से 3 इंडियन थे जो इसमें मेंबर्स थे, उसके नाम आपको याद होने चाहिए। चमनलाल स्टेडवार्ड, जगत नारायण, सरदार साहिबजादा, सुल्तान अहमदी खान। ये 3 लोग थे जो हंटर कमेटी में थे। लेकिन कमेटी कुछ ऐसा वैसा करती नहीं है। तो आईएनसी बोलती है कि ऐसा है ना कि हम भी अपनी कमेटी बनाएंगे, तुम पे हमको भरोसा नहीं है, हम लोग खुद से अपना इन्वेस्टिगेशन करेंगे। लेकिन वो इनफॉर्मल कमेटी बनती है जिसके मेंबर होते हैं गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, ठीक है, सीआर दास, ये अब्बास तैयब जी। तो ये लोग जो है कमेटी बनाते हैं, ये लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, इसने जो है गलत करा है, और इसने, और आपने क्यों मार्शल लॉ इम्पोज किया? मार्शल लॉ इम्पोज करने का कोई तुक नहीं बनता था, आपने क्यों करा? कुछ होता है नहीं, वो डायर जो है वो उसको ट्रांसफर मिल जाता है, वो अपना वापस लंदन चला जाता है, कुछ नहीं होता। लेकिन लोगों के अंदर गुस्सा है। अब ये गुस्सा कहाँ जाएगा? कुछ तो करना पड़ेगा ना। मुस्लिम लीग अलग परेशान है, खलीफा को हटा दिया। हंटर कमेटी ने डायर को कुछ नहीं करा। जलियांवाला बाग में लोगों को इतना मारा, ऊपर से चल रही थी वॉर के चक्कर में इतनी ज्यादा इकोनॉमी परेशान है, इतनी ज्यादा इकोनॉमी परेशान है, तो लोगों को कहीं से कुछ अच्छा मिल ही नहीं रहा है। तो अब क्या करोगे आप? अब बीच में इन लोगों ने एक एक्ट लाया, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। देखो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, जैसे मान लो कि इंडियंस बहुत ज्यादा उथल पुथल कर रहे हैं, कोई मूवमेंट चला रहे हैं, कोई सत्याग्रह कर रहे हैं, तो फौरन से एक एक्ट ला देते थे, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, कि सामने से गाजर देंगे गधे को और पीछे से उसको मारेंगे, ठीक है। तो सामने से उसको गाजर खिला रहे हैं, दैट इज एक्ट, कि नहीं नहीं हम तो आपके लिए अच्छा कर रहे हैं, देखो हम आपके लिए ये एक्ट ला रहे हैं, हम तो आपके लिए काम कर रहे हैं। और उस एक्ट के चक्कर में हम लोगों को और दबाया जाता था। तो मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में भी बस नाम का कि हाँ एक्ट आया, बहुत बड़ा एक्ट है, उस एक्ट में हमारे लिए कुछ नहीं था, और ऊपर से क्या था, ब्रिटिश की पावर बढ़ रही थी, तो वो फेलियर हुआ, ठीक है। उससे भी हमें कुछ नहीं मिला, इकोनॉमी बर्बाद चल रही है, रॉलेट एक्ट हुआ, जलियांवाला बाग हुआ, एवरीथिंग जो भी हमारे अगेंस्ट जा रहा है। तो अब क्या?
गांधी जी को एक चीज समझ में आती है, जब वो इंडिया घूमते हैं ना तो इनको एक चीज दिखती है कि इंडिया में हिंदू मुस्लिम यूनाइट नहीं है, एक साथ नहीं आए। अब जो मुस्लिम थे वो परेशान थे ब्रिटिशर्स से। क्यों? क्योंकि क्योंकि खलीफा को हटाया। तो गांधी जी को एक मौका नजर आया कि क्यों ना इस मौके को इस्तेमाल किया जाए। तो उन्होंने बोला कि हम खिलाफत मूवमेंट करेंगे। सारे मुस्लिम्स को उठाया, सारे मुस्लिम्स ने बोला नहीं नहीं हम तो करेंगे करेंगे करेंगे। तो पहली बार इतना बड़ा मुस्लिम पार्टिसिपेशन होने जा रहा था और गांधी जी ने सपोर्ट कर दिया। तो जब गांधी जी जैसा लीडर सपोर्ट करेगा तो बाकी सारे नेता भी तो आ ही जाएंगे ना। तो खिलाफत मूवमेंट के बाद गांधी जी ने स्टार्ट किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो पहली बार हम लोगों को हिस्ट्री में हिंदू मुस्लिम एक साथ इतना बड़ा मूवमेंट करते हुए नजर आए बिकॉज ऑफ गांधी। क्योंकि गांधी जी को एहसास हो गया था कि मुस्लिम जो है ना वो साइड साइड चल रहे हैं, जहाँ पे हिंदूज होते हैं वहां पे ये लोग नहीं आते। तो गांधी जी को ये समहाउ आइडिया हो गया था। बहुत सारे लीडर ने ये बात बोला कि आप मूवमेंट चला रहे हो रिलीजन के नाम पे, तो गलत बात है ना। तो गांधी जी ने बोला कोई बात नहीं है, इसी चक्कर में यूनाइट हो जाएंगे, ठीक है, एक साथ आ जाएंगे। तो एक साथ आए तो खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट होता है। खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ 1919 में, 20 तक जाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग अपोज करते हैं, आईएनसी भी बोलती है कि आप क्या कर रहे हो, आप रिलीजन के नाम पर मूवमेंट कर रहे हो, तो गलत बात है। तो ट्रीटी ऑफ सेवरस होती है जब आपकी वर्ल्ड वॉर खत्म होती है 1920 में। तो ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि जो टर्की का जो खिलाफत सिस्टम है ना पूरा एकदम खत्म कर दो, कोई कोई कुछ नहीं करेगा, एकदम इसको खत्म कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे बनती है खिलाफत कमेटी। इसके नाम आपको पता होना चाहिए कि खिलाफत कमेटी में कौन कौन थे। अली ब्रदर्स, ठीक है, गांधी जी भी थे, मौलाना आजाद, हाकिम अजमल खान और हजरत मोआनी, ठीक है। ये सारे कमेटी बनाते हैं ये लोग और बोलते हैं कि ठीक है अब जो है ऑल इंडिया पार्टी जो है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे बॉयकॉट। बॉयकॉट मतलब देखो एक चीज याद रखना, जब भी मैं बॉयकॉट की बात करूँ ना स्कूल्स कॉलेजेस कोर्ट की, तो गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रही हूँ, गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रही हूँ, प्राइवेट स्कूल की बात नहीं कर रही हूँ। तो सब चीज को बॉयकॉट किया जाएगा, मतलब हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमें तुम्हारा दिया हुआ कुछ नहीं चाहिए, हमें तुम्हारी दी हुई एजुकेशन नहीं चाहिए, कॉलेज नहीं चाहिए, कोर्ट नहीं, हम बॉयकॉट करेंगे। तो स्टार्ट होता है बॉयकॉट करना। अब क्या होता है कि बाल गंगाधर तिलक जी जो थे, जो होम रूल लीग चला रहे थे, उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो वो उनकी डेथ हो जाती है, तो अब इतना बड़े लीडर की डेथ हुई है, तो ये लोग क्या करते हैं, बोलते हैं हम जो है तिलक स्वराज फंड बनाते हैं जिसमें पैसा इकट्ठा करेंगे, उससे हम मूवमेंट चलाएंगे, ठीक है। तो सितंबर में आके एक स्पेशल सेशन होता है आईएनसी कोलकाता के अंदर, बोलती है कि हाँ हम मूवमेंट करेंगे। देखो अभी सितंबर में हुआ ना सेशन, क्योंकि अभी मामला अलग है, नॉर्मली दिसंबर में मिलते थे, तो उसको हम स्पेशल सेशन बोलते हैं, ठीक है। सारे स्कूल कॉलेज सबको बॉयकॉट किया जाएगा, सारी सर्विस को बॉयकॉट किया जाएगा, एवरीथिंग। जिसको रिजाइन करना है सर्विस से वो कर सकता है, लेकिन जो भी होगा आप लोग कहीं पे क्या करोगे, हिंसा नहीं करोगे, ठीक है। ये खिलाफत मूवमेंट चला। फिर गांधी जी ने बोला कि नहीं खिलाफत तो चल ही रहा है, साथ में नॉन कॉपरेशन चलाते हैं, तो दोनों को मर्ज कर दिया गया। मर्ज कर दिया गया, तो ये एक पहला मूवमेंट है जिसमें कि सारे लोग, इतनी मास पार्टिसिपेशन हुआ है, इतना पहली बार मास, पूरा मास पार्टिसिपेट कर रहा है। तो 1920 में नागपुर में सेशन होता है। ये जो मैंने ब्रैकेट में सी विजय लिख रहा है वो प्रेसिडेंट है। समटाइम आईएनसी के प्रेसिडेंट आपसे पूछे जाते हैं, तो बोलते हैं कि चलो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अब स्टार्ट हो रहा है इंडिया में, लेकिन अब जो है अब एक चीज बदली है। एक चीज क्या बदली है कि कांग्रेस इस अब डिसाइड करेगी हमें स्वराज चाहिए लेजिटिमेट मीन से, मतलब हमें कानून कानून से स्वराज चाहिए। पहले हमने बहुत तुमसे भीख मांग लिया कि दे दो माई बाप दे दो, तुम सुने नहीं। तो अब हम लोग जो लेजिटिमेट मीन से मांगेंगे, हमें कानून के थ्रू चाहिए, हम स्वराज जो है ना अब कह के लेंगे, ठीक है। वो वाला ईगो आ गया कि अब तो हम कह के लेंगे। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? कोई कंफर्म कर सकता है क्या? मैं खुद को तो नहीं पढ़ा रही। शायद आ रही है। चलो नहीं आए तो मुझे प्लीज आप लोग बताना। कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनना स्टार्ट हो जाती है, प्रोविंशियल कांग्रेस बनना स्टार्ट होती है, लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनना स्टार्ट होती है, मतलब जो जहाँ की लैंग्वेज बोली जाती है, जहाँ पे जो बोली बोली जाती है उसी बोली में जो है आपका
जो कमेटी है वो बनेगा। क्यों ऐसा क्यों किया? क्योंकि वहां के लोग कनेक्ट हो पाए, वहां के लोग फील कर पाए कि नहीं नहीं हमारी बात हो रही है, हमारी लैंग्वेज में जब बात होगी तो हमें ज्यादा समझ में आता है ना। तो अब वार्ड विलेज कमेटी ये सब बनाई जाती है। कांग्रेस की जो एंट्री फीस थी, कांग्रेस में आने के लिए आपको एंट्री फीस लगती है, उसको कम कर दिया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है आ पाए। मिडिल क्लास ने पार्टिसिपेट किया, बिजनेस क्लास ने पार्टिसिपेट किया, क्योंकि बिजनेस क्लास को इकोनॉमी खराब हो रखी थी तो इन्होंने सपोर्ट किया, पीजेंट ने सपोर्ट किया, स्टूडेंट्स, दुनिया भर के सबने सपोर्ट किया इस चीज को। अब डेवलपमेंट देखो, अब स्कूल कॉलेज छुड़वा दिया ना कि तो स्कूल कॉलेज बॉयकॉट करो, तो अपना स्कूल बनने चाहिए। तो बना क्या? जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जो दिल्ली में है, जहाँ पे आप लोग अभी आओगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, ये सारे उस टाइम पे नेशनल एजुकेशन बने। कुछ छोटे छोटे मूवमेंट चले कि बोले नहीं हम टैक्स नहीं देंगे, ठीक है, तो बोले टैक्स नहीं देंगे, टैक्स देना ही नहीं है। गुंटूर मिदनापुर में टैक्स नहीं देंगे। अवध किसान सभा बनी, एका मूवमेंट हुआ, मोपिला मूवमेंट हुआ, ये सारे मूवमेंट जो है हुए, सिख एजिटेशन हुआ, ये सारे मूवमेंट हुए। तो अब देखो गवर्नमेंट चुपचाप तो नहीं बैठे रहेगी, है ना, कुछ ना कुछ तो करेगी। इतना बड़ा मूवमेंट आप कर रहे हो, बॉयकॉट कर रहे हो, इकोनॉमी को नुकसान कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो होना ही है, कुछ ना कुछ तो वो लोग करेंगे। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? मुझे टेक्स्ट में किसी का मैसेज नहीं दिख रहा। ओके आ रही है। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो करेगी। तो अब उस टाइम पे जो गवर्नर थे वो रीडिंग साहब थे, उन्होंने गांधी जी से बात करी और गांधी जी को उनकी बात जो है समझ में नहीं आई, तो दोनों के बीच में कोई बात हो ही नहीं पाई, जो भी टॉक थी वो खत्म हो गई। गवर्नमेंट ने मारपीट करना चालू करा, ठीक है, सारे लीडर्स को पकड़ के जेल में डाल दिया, गांधी जी बाहर थे बस। बोला कि अब कोई पब्लिक मीटिंग नहीं होगी, तुम लोग तमाशा मचा के रखा है, ये करके वो कर। अब देखो क्या होता है, 5 फरवरी को 1922 के अंदर चौरा चौरी गोरखपुर के आसपास जगह है, वहां पे क्या होता है कि जो भीड़ जो है ना वो चुपचाप से प्रोटेस्ट करते हुए जारी होती है, ठीक है। तो ऐसा बोला जाता है, सम हिस्टोरियन, जो इंडियन हिस्टोरियंस है वो ऐसा कहते हैं कि वहां पे ना पुलिस वालों ने इन लोगों को ऐसे, अरे तुम लोग क्या कर लोगे प्रोटेस्ट करके, कुछ इस तरह से मजाक में कुछ बोला, चिढ़ाया गया, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट में इन लोगों की झड़प, मतलब मारपीट हुई और पुलिस स्टेशन को जला दिया गया, 22 पुलिस लोग मरे। अब आपको कैसे याद रखना है कि 1922 में हुआ था? मैं तो ऐसे याद रखती थी कि 1922 में हुआ था, 22 लोग मरे थे, तो 19 अब पुलिसमैन मरे। अब तुमने किसी को जिंदा जला दिया, तुमने वॉयलेंस किया, गांधी जी साथ देंगे? नहीं देंगे। गांधी जी बोलेंगे ऐसा है भैया बैठो। गांधी जी ने बोला कोई मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट खत्म। गांधी जी ने सस्पेंड कर दिया मूवमेंट को, ठीक है। गांधी जी ने बोला बारदोली रेजोल्यूशन कांग्रेस वर्किंग कमेटी लेकर के आती, बोलती कोई मूवमेंट नहीं होगा, खत्म, आप लोग अपने अपने काम पे जाओ, कंस्ट्रक्टिव काम करो, लोगों को पढ़ाओ लिखाओ, जात पात दूर करो, ये सब करो। गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया जाता है, अभी तक बाकी लीडर्स को किया गया था, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है और गांधी जी 6 साल के लिए चले जाते हैं जेल, ठीक है। जो कुछ लीडर्स थे, मोतीलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू, सीआर दास, सुभाष चंद्र बोस, ये लोग थोड़े यंग लीडर्स थे, तो इनका ये मानना था कि यार छोटा सा वायलेंस हुआ है, हमें इतना मारा पीटा जाता है, कोई बात नहीं, इनके 22 लोग मर गए तो हम मूवमेंट क्यों बंद करें। तो गांधी जी के डिसीजन से ये लोग खुश नहीं होते, बोलते हैं कि नहीं नहीं ये नहीं करना चाहिए था, आपने गलत किया। तो फिर भी गांधी जी ने अब बोल दिया, रेजोल्यूशन भी पास हो गया, तो मूवमेंट को बंद कर दिया था, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको एक चीज समझ में आ रही है कि अब आधे लोग ना अलग दिशा की तरफ जा रहे हैं, आधे लोग अलग हो गए। कुछ लोग का मानना है नहीं गांधी जी सही बोल रहे थे, कुछ लोगों का मानना है कि नहीं मूवमेंट क्यों बंद करना था, नहीं करना था। तो अब ना लोग दो भाग में लोग बटे, एक को हम लोग बोलते हैं स्वराजिस्ट और दूसरे को बोलते हैं नो चेंजेस। स्वराजिस्ट कौन थे? स्वराजिस्ट वो थे जिनका ये मानना था कि देखो बॉयकॉट वॉयकॉट हो गया बहुत, ठीक है, तो आप जो है ना बॉयकॉट को करो एंड, और अब हमें काउंसिल में जाने दो, हमें जाकर के असेंबली में बैठने दो। जब तक हम वहां पे अपनी बात पहुंचाएंगे नहीं तो हमारे भले के लिए काम कैसे होगा, तो बॉयकॉट को करिए बंद और आप काउंसिल को करिए स्टार्ट, ठीक है। स्वराजिस्ट का मानना था। जो नो चेंजेस थे उनका कोई बॉयकॉट बंद नहीं होगा, जो सा बॉयकॉट चल रहा है बॉयकॉट चलेगा, हम लोग क्या करेंगे कंस्ट्रक्टिव वर्क करेंगे, लोगों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, समझाएंगे कि सत्याग्रह कैसे होता है, मूवमेंट कैसे करते हैं, इनइक्वालिटी पे काम करेंगे, अनटचेबिलिटी पे काम करेंगे, इन सब चीजों पे काम करेंगे। सवाल ये आता है कि स्वराजिस्ट कौन थे?
डायरेक्ट आपको 4 ऑप्शन देगा, उसमें बताएगा कि आपको इसमें से बताना है कि स्वराजिस्ट कौन थे। ये नाम आपको रटे रहना, CR दास, नेहरू, अजमल खान, दीज आर द स्वराजिस्ट पीपल। ठीक है। नो चेंजेस जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजा गोपालाचार्य, राजेंद्र प्रसाद, MA अंसारी, ये लोग थे कि नहीं बॉयकॉट चलना चाहिए। ठीक है। ये वहां पे पार्लियामेंट में जाकर के भी हमारे साथ क्या ही हो रहा है, झूठ मूठ के कानून पास करते हैं जो हमारे काम के हैं नहीं। तो अब क्या होता है कि किसी तरह इन लोगों में ये होता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम भी जो बोल रहे हो ठीक है, हम भी जो बोल रहे हैं ठीक है, तो चलो इलेक्शन होना था 1923 में। ठीक है, हम लोग इलेक्शन जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो क्या स्वराजिस्ट एक अलग पार्टी थी? नहीं, स्वराजिस्ट अलग पार्टी नहीं थी। स्वराजिस्ट कांग्रेस के अंदर ही एक पार्टी थी जिसका नाम था कांग्रेस खिलाफत स्वराजिस्ट पार्टी, जिसको किसने बनाया? CR दास और मोतीलाल नेहरू। गया में एक सेशन होता है 1922 के अंदर, जहां पे ये लोग बोलते हैं कि नहीं अब हम ये पार्टी बना रहे हैं और हम कोई बॉयकॉट जो है काउंसिल जो है उसको हम अमेंड कर रहे हैं, हम बॉयकॉट नहीं करेंगे। चलो ठीक है, अच्छी बात है, पार्टी बनी। सवाल आता है कि स्वराज्य पार्टी किसकी है? CR दास और मोतीलाल नेहरू। आपको याद रखना है, मोतीलाल नेहरू इज द फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। तो अब इलेक्शन हुआ, 1 साल के बाद इलेक्शन हुआ, तो स्वराजिस्ट हमने देखा कि जीत भी गई, 42 सीट पे जीतती है, सेंट्रल प्रोविंस में अपनी क्लियर मेजोरिटी के साथ जीतती है। विठल भाई पटेल जो है वो स्पीकर बनते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव। तो अब देखो कि इंडियंस जो है वो पार्लियामेंट में आ रहे हैं, है ना, इंडियंस जो है आ रहे हैं, तो जैसे थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन आना स्टार्ट हुए। जब तक तुम वहां पे जाओगे नहीं तो बोलोगे कैसे? तो विठल भाई पटेल स्पीकर बनते हैं। अब क्या होता है कि 1925 के अंदर CR दास मर जाते हैं। अब जब जिसने पार्टी बनाई है वही मर गया, तो आप क्या पार्टी चलेगी? तो पार्टी जो है ऐसे टूट जाती है। ठीक है, टूटती है तो ऐसा वो फिर से 2 भाग में बढ़ती है, एक को बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिस्ट, दूसरे को बोलते हैं नॉन रिस्पॉन्सिबिलिस्ट। ठीक है, एक जो होता है उसका ये मानना होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो बोलती है कि हमें पार्लियामेंट में डटे रहना चाहिए और हमें हिंदू इंटरेस्ट को आगे लेकर के जाना चाहिए। मदन मोहन मालवीय वगैरह उसकी मेंबर्स थे। और वो लोग जो नॉन रिस्पॉन्सिबिलिस्ट थे वो लोग बोलते थे कि नहीं नहीं ये लोग ऐसे मतलब धर्म के नाम पर नहीं होना चाहिए, चीजें सेकुलर होनी चाहिए। एक डिफीट पब्लिक सेफ्टी बिल आता है जिसमें कि आप जो भी फॉरेनर है जो इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, जो बाहर का कोई है उसने इंडिया को सपोर्ट किया, उसको डिपोर्ट कर देते, बोलते भाई तू जा, वापस जा, जहां से आया ना वहीं जा। तो उस बिल को पास नहीं होने दिया। तो ये सारे ना अचीवमेंट है स्वराजिस्ट के कि हाँ उन्होंने सरकार में रह के ये सारे काम किए। ठीक है, नो चेंजेस के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब 1928 आया, जब 1919 में मॉन्टागो चॉम्स्फोर्ड रिफॉर्म आया, उस टाइम पे ये बोला कि देखो आज से ना 10 साल के अंदर 10 साल के बाद एक कमेटी बनाएंगे हम, जिसमें हम ये देखेंगे, जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। ठीक है, पहली बात मैं क्या बोल रही हूँ, इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो साइमन कमीशन को जो है भेजा गया इंडिया कि जाओ भैया तुम जो हो जाके इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना के आओ। बोला ठीक है जाते हैं, इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। और जो उसमें मेंबर हैं टोटल 7 है, जिसमें से एक भी इंडियन नहीं है। अब आप इंडिया के लिए हो, इंडिया के लिए बना रहे हो और हम कुछ नहीं बोल पाएंगे क्योंकि हमारा कोई मेंबर ही नहीं है। तो ये कैसी बात हुई कि हमारे लिए मुझसे पूछ रहे हो कि हाँ मुझे दावत दे रहे हो तो मुझे ही पूछोगे ना कि मुझे क्या खाना है, अपनी मन से जो मन चाहे वो करके रखो। तो अब लोगों ने बोला कि यार ये कौन सी बदतमीजी है, ये कैसी बात हुई। बोला हम नहीं मानते, हम जो है बाइकआउट करेंगे। बाइकआउट कैसे करेंगे? हड़ताल करो, पूरे देश में हड़ताल करो, साइमन गो बैक के नारे, काला झंडा लगाओ। तो मद्रास सेशन में MA अंसारी होते हैं प्रेसिडेंट। उस टाइम पे डिसाइड होता है कि देखो ये जो है 3 फरवरी को आएगा साइमन कमीशन, इंडिया आएगा, इसको हम लोग बॉयकॉट करेंगे। तो साइमन गो बैक, है ना, भीड़ एक सामने लीडर से बोला था साइमन, पीछे से भीड़ बोलती थी गो बैक, काला झंडा दिखाया, कंट्री पूरा कंट्री बंद। ठीक है, अब इन लोगों को लगा फिर भी कुछ हुआ नहीं। ठीक है, फिर भी कुछ नहीं हुआ। हिंदू महासभा ने भी बोला कि नहीं भैया बात तो गलत है, हमारी पार्टिसिपेशन तो होनी चाहिए। कि मुस्लिम लीग ने, जिन्ना ने भी बोला कि नहीं हमारा, लेकिन 2 पार्टी थी जिन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने बॉयकॉट नहीं किया। वो थी यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब में और जस्टिस पार्टी थी साउथ की, साउथ में केरला में जस्टिस पार्टी थी। इन लोगों ने बोला नहीं हमें डिसाइड है, हम बॉयकॉट नहीं करें, उनके अपने कुछ हो सकते हैं। ठीक है, अब इस टाइम पे ना बड़ी बड़ी रैलीज निकल रही है, तो यूथ का बहुत बड़ा रोल आ रहा है, यूथ सड़क पे उतरी हुई है।
तो अब जो है ना यूथ, तो उस टाइम पे जवान कौन था? नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, बोस जी। तो ये लोगों के बीच में ना यूथ में एक बहुत बड़ा नेता बनता हुआ, यूथ का फेवरेट नेता बनता हुआ नजर आ रहा है। अब क्या होता है, लाला लाजपत राय जी जो है वो जो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं कि साइमन गो बैक, तो पुलिस वाला आता है, उनको बहुत मारता है लाठी से, ठीक है। जेम्स ए स्कॉट नाम का पुलिस वाला होता है, उनको बहुत लाठी से मारता है। तो उनको इतनी बुरी तरीके से मारा जाता है कि उनकी डेथ वहीं पे हो जाती है। तो ये एक सवाल आता है कि लाला लाजपत राय की डेथ कब हुई थी? साइमन कमीशन के टाइम पे हुई थी, या पुराने किसी एक्ट के टाइम पर हुई थी, रॉलेट एक्ट के टाइम पे हुई थी? इस तरह से आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है। तो भगत सिंह जी यूथ थे उस टाइम पे, भगत सिंह, तो वो भी देख रहे थे, बोला अच्छा तुमने मारा है। तो वो बाद में जाके जॉन सॉन्डर्स को मारते हैं। जॉन सॉन्डर्स जो था उस टाइम पे एसीपी था, जिस टाइम पे साइमन कमीशन चल रहा था। तो वो जेम्स ए स्कॉट को नहीं मार पाता, लेकिन उसके बॉस को ही मार के आ जाता है, भगत सिंह, कि तुमने मारा है तो देखो मैं भी मारूंगा, ठीक है। तुमने लाला लाजपत राय को कैसे मारा, इतने बड़े नेता थे वो, उनको कैसे मारा, ठीक है। अब देखो ये सवाल समटाइम ऐसा है कि जब पेपर आपको टफ बनाना होगा तो ये डाल दिया जाता है। आप लोगों का पास टाइम कम है, अगर आप लोग चाहते हो पढ़ना तो पढ़ लेना कि साइमन कमीशन बोल के क्या गया था, ठीक है, उसने क्या क्या बोला। अब आया है कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने, कुछ तो बोलेगा ना। तो उसने बोला कि डायरची, ये मैं आप लोग को कल की क्लास में समझाऊंगी कि डायरची क्या होता है, तब मैं आपको ये चीज दोबारा से बताऊंगी। अभी इस पार्ट को मैं स्किप कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी मैं समझा भी दूंगी तब भी आप लोग के नहीं समझ में आना, ठीक है। अब बोला कि साइमन कमीशन है, तो बोला ठीक है, साइमन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, हम भी बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन। तो नेहरू रिपोर्ट आई 1928। नेहरू रिपोर्ट में कौन कौन लोग थे, नाम से आपको पता चल रहा होगा कि नेहरू रिपोर्ट में सबसे पहले मोतीलाल नेहरू होंगे, तेज बहादुर सापरू, सुभाष चंद्र बोस, MS आनी, मंगल सिंह, अली इमाम, सोराब कुरैशी, GR प्रधान। ये नाम रट लो, जिसको मैंने हाईलाइट किया ये आता है। इन्होंने बोला कि हम जो है हम बनाएंगे। तो ये पहली बार इंडियंस ने अटेम्प्ट किया अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के। तो ये सवाल भी आता है कि पहली बार इंडिया ने कब सोचा कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना सकते हैं, तो नेहरू रिपोर्ट में था। तो नेहरू रिपोर्ट को बनाया गया, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें लिखी गई, ठीक है, बहुत कुछ लिखा गया। लेकिन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनके खुद के बेटे, और सुभाष चंद्र बोस, ये फेवरेट नेता थे, यूथ थे, गर्म खून था। तो इनका ये था कि ऐसा है ना कि हमें तो फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, ठीक है, हमें पूरी आजादी चाहिए, हम डोमिनियन स्टेटस छोटा मोटा हमें नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि हमें पूरी आजादी मिले। तो इनका ये मानना था कि नहीं, ये जो रिपोर्ट है इसमें पूरी आजादी की बात, हमें पूरी आजादी चाहिए। तो एक तरह से इन्होंने, बोलो तो आप कॉन्ट्राडिक्ट बोला, और उन्होंने उसको सपोर्ट नहीं करा नेहरू रिपोर्ट को, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये सवाल आपको आता है कि नेहरू रिपोर्ट में बात क्या क्या बोली गई थी। पहला बोला कि डोमिनियन स्टेटस, इसी के लिए मना किया था नेहरू और सुभाष ने। उन्होंने बोला हमें क्या चाहिए, हम क्या चाहते हैं, आजादी, ठीक है, ये सब नहीं, छोटा मोटे से कुछ नहीं होने वाला। 19 फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे। और आपको मैं बता दूं कि जो 19 फंडामेंटल राइट है ना, ये आज आपके पास है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में है। लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस, इसको मैंने लिखा है HRL, इसका मतलब होम रूल लीग। ये बात होम रूल लीग जब तिलक साहब चला रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि जो राज्य है ना वो भाषा के हिसाब से बननी चाहिए, ताकि लोग जो है वहां पे ज्यादा अच्छे से काम कर पाए, समझ पाए। ऐसा नहीं कि आप जैसे तमिलनाडु में लोग तमिलियन बोलते हैं, केरला में मलयालम बोलते हैं, आज भी हमारा है समहाउ वैसा। फिर बोला कि जो माइनॉरिटी है, जैसे मुस्लिम है, सिख है, ये सब माइनॉरिटी हैं, तो इनके ना कल्चर का और इनके रिलीजन का पूरा पूरा ख्याल रखा जाएगा। ऐसा नहीं कि इनके इंटरेस्ट को कोई हर्ट करेगा। दूसरी चीज बोली कि जो स्टेट है ना, जो नेशन है, इंडिया है, उसको रिलीजन से मतलब नहीं रहेगा। तो हम किसी भी, जिसको आज हम क्या बोलते हैं, सेकुलर नेशन है इंडिया, क्या है, सेकुलर नेशन। इसका क्या मतलब है, स्टेट को रिलीजन से मतलब नहीं है। रिलीजन मेरा और आपका है, आप अपनी प्राइवेट स्फीयर में उसको फॉलो करो। देश का कोई रिलीजन नहीं है, देश हमारा सेकुलर है। फिर बोला कि जो सरकार होगी ना वो जिम्मेदार होगी, मतलब कि अगर कुछ हो रहा है, अगर मैं अभी चाहूं तो मैं सवाल पूछती हूँ, अपोजिशन क्या करता है, सवाल पूछता है, मैं क्या करती हूँ कि सरकार से पूछती हूँ कि अच्छा आपने ये स्ट्राइक किया था, बताओ, प्रूफ दिखाओ कि कहाँ किया था। दैट इज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट।
कि अगर आप कुछ करोगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें जवाब देना, आपको जवाब देना पड़ेगा क्योंकि हमने आपको चुन के बनाया। तो इस तरह की 3-4 बातें इन लोगों ने बोली। अब क्या बोला कि मुस्लिम लीग जो थी ना, उनको शुरू से एक ही चीज थी कि हमें अपना इलेक्शन अलग से चाहिए। ठीक है, जो उन्हें मिल चुका था 1909 में, उन्हें इलेक्शन अलग से मिल चुका था कि मुस्लिम का इलेक्शन अलग होगा। तो ये लोग इस बात को चाह रहे थे कि नहीं, मुस्लिम का इलेक्शन जो है अलग नहीं होगा। इंस्टेड ऑफ दैट हम क्या करते हैं, मुस्लिम के लिए रिजर्व कर देते हैं कुछ सीट। ठीक है, इलेक्शन अलग से नहीं होना चाहिए, हम रिजर्व कर देते हैं। तो ये बात आपको क्या लगती है कि जिन्ना को पसंद आएगी? जिन्ना को बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। जिन्ना को क्यों अच्छा लगेगा? बोलेंगे नहीं भाई, हमारा इलेक्शन अलग होता है, शुरू से 1909 से अलग होता आ रहा है, और अब तुम अभी आकर 1928 में बोल रहे हो आकर के कि इलेक्शन साथ में होगा। तो ऐसा नहीं होगा। तो जिन्ना को ये बात पसंद नहीं आएगी। तो जिन्ना क्या करेंगे, जिन्ना लेकर के आएंगे दिल्ली प्रपोजल ऑफ मुस्लिम लीग। ये आपको जब पेपर टफ बनता है तो आपको सीक्वेंस पूछा जाता है कि अच्छा नेहरू रिपोर्ट कब आया, ये बताओ, नेहरू रिपोर्ट के बाद कब आया, ये कब आया, वो कब आया। तो इस तरह से आपको ना हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी आपको याद होनी चाहिए। तो वो कैसे याद होती है? जब आप कहानी के फॉर्म में पढ़ते हो कि एक के बाद एक, एक के एक बाद एक क्या होता है। तो आप स्लाइड भी जब देखोगे ना, एक बार आप ध्यान से भी देखोगे तो आपको क्रोनोलॉजी समझ में आ जाएगी। तो आप उसको ध्यान से एक बार रीड आउट करना। तो इन्होंने बोला कि ऐसा है कि हमें कोई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए। ठीक है, तुम एक काम करो, जॉइंट इलेक्टोरेट की बात कर देते हैं। ठीक है, उसमें ये बोलते हैं कि 1/3 रिप्रेजेंटेशन हमारा दे देना। 1/3 रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम। मतलब पागल वागल हो क्या? मतलब 1/3 रिप्रेजेंटेशन कहाँ से दे देंगे? जितने हो उतने तो रिप्रेजेंट करोगे ना, कि 1/3 आप 1/3 सीट आपकी हो जाएगी। ऐसा कैसे होगा? तो बोला कि नहीं, ये तो भैया मेरे को तो इतना ही चाहिए। फिर बोला कि जो बंगाल है, पंजाब है, वहां पे जो मुस्लिम है उसके हिसाब से रिप्रेजेंटेशन चाहिए, वहां की सीट की उतनी हमारी फिक्स होनी चाहिए। फिर बोला कि आप जो है 3 नए स्टेट बनाओ, सिंध, बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। जहां पे मुस्लिम है तो वो पूरा स्टेट क्या है, मतलब वहां पे ज्यादा मुस्लिम है तो वो पूरा स्टेट मुस्लिम का होना चाहिए। वहां पे जो भी इलेक्शन होगा वो सब हम कंडक्ट करेंगे। तो ये थोड़ा ज्यादा है, 1/3, मतलब 1/3 रिजर्वेशन ज्यादा है। आपकी पॉपुलेशन बहुत कम है, उसके हिसाब से आपको 1/3 रिजर्वेशन चाहिए। तो ये थोड़ी सी नॉन सेंसिकल बातें हैं, लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज दिख रही होगी कि जिन्ना को पावर चाहिए था। तो जिन्ना जो है वो यहाँ से उनको, आपको एक चीज समझ में आएगी, वो बार बार वो हर चीज में मना करेंगे क्योंकि उनको पावर चाहिए था। ठीक है, तो ये था दिल्ली प्रपोजल ऑफ मुस्लिम लीग। समटाइम अगर आपको आ जाएगा ना तो आप नहीं सोच पाओगे कि मुस्लिम लीग का है ये प्रपोजल। ठीक है, तो अब देखो, अब आप अपना कह रहे हो, जो मोतीलाल नेहरू जी हैं वो अपना कह रहे हैं, हमारे जो हैं वो हमारी बात मानो, नेहरू रिपोर्ट मानो, जो जिन्ना है वो दिल्ली प्रपोजल लेकर के आए। तो चलो एक काम करते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं ना, बीच का रास्ता निकल। ठीक है, तो बोलते चलो ठीक है, ज्वाइंट इलेक्टोरेट कर लेते हैं, साथ में इलेक्शन होगा लेकिन हम रिजर्वेशन दे देंगे मुस्लिम्स को। ठीक है, बोला ठीक है। सिंध और बलूचिस्तान, सिंध और बॉम्बे को अलग किया जाएगा। ठीक है, अलग अलग, दोनों एक साथ थे पहले, उनको अलग किया जाएगा। और जो भी पॉलिटिकल पावर है, रेसिड्यूरी पावर सेंटर के पास होगी। इस तरह से उन लोगों ने डिवाइड करा। तो आपको क्या लगता है कि जिन्ना को आप ऐसे बोलोगे? जिन्ना तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, 1/3 रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, नए प्रोविंस, नए स्टेट बनाने की बात कर रहे हैं। तो वो मान जाएंगे क्या? वो नहीं मान। तो वो एक लंबा चौड़ा अपना 14 पॉइंट्स लेकर के आते हैं कि सुनो ऐसा है, ये मेरे 14 पॉइंट्स हैं, इसको अपने नेहरू रिपोर्ट में डालो और मेरी बात मानो। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि 14 पॉइंट्स है और ये 1/3 रिजर्वेशन है, हर स्टेट में रिजर्वेशन चाहिए, यहाँ रिजर्वेशन चाहिए, वहां रिजर्वेशन चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, तो ये बन नहीं पाएगा। तो अब जिन्ना जब 14 पॉइंट देंगे तो गांधी जी भी तो बैठे हैं ना, तो गांधी जी भी 11 पॉइंट देंगे। ठीक है, गांधी जी ने बोला कि नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, 14 पॉइंट जो है। तो हिंदू महासभा है, बाकी भी और रिलीजियस पार्टी है, तब गांधी बोलेंगे तो वो लोग भी तो बोलेंगे ना कि यार ठीक है, तुम उसकी बात सुन रहे हो, हमारी भी सुनो ना, हम भी हिंदू पार्टी, हम भी हिंदू को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी सुनो, हमें भी एक नया सा स्टेट दे दो। तो ये मामला जमेगा नहीं, सब अपने आपस में लड़ बगड़ के रह रहे। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि ये सारी चीजें चल रही होती हैं। तो दिल्ली मैनिफेस्टो होता है एक, उस टाइम
लॉर्ड इरविन होते हैं। ओके 10:30 पे आई क्लोज जो भी मैंने पढ़ाया है 10:30 तक मैं पढ़ा रही हूँ, उसके बाद आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे जकी से, ठीक है। तो आई हैव 4 मिनट्स लेफ्ट। तो दिल्ली मैनिफेस्टो या फिर मैं एक काम करती हूँ, आप लोग से फीडबैक ले लेती हूँ। एनीथिंग, किसी को कुछ पूछना है? सर आप कमेंट्स ऑन कर सकते हैं बच्चों के लिए। हेलो मैम, क्या आप मॉडर्न हिस्ट्री में जो टॉपिक्स है कि आप उस आप लोग एक काम करो, आप लोग मुझे टेक्स्ट में बोलो और एक बंदा एक टाइम पे ही बोले हाँ बेटा एंशिएंट और मेडिवल बहुत जरूरी है। मेडिवल से आपको बहुत सारे सवाल आते हैं, जामिया आरसीए में स्पेशली मेडिवल से बहुत कुछ पूछा जाता है, तो मेडिवल बहुत जरूरी है। लेकिन आपको राजे के नाम याद नहीं रखना, आपको एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है मेडिवल में, जो मैं आपको पढ़ाऊंगी। मैम जो बीच की क्लासेज है उसमें जो 1905 की बंगाल पार्टीशन और 1907 सूरत स्प्लिट और लखनऊ वो मैं पढ़ाऊंगी आपको, पढ़ाऊंगी टेंशन मत लीजिए, वो मैं पढ़ाऊंगी। मैम क्या ये कर सकते हैं कि जो मैंने स्किप नहीं किया, मैंने आपको इंटरेस्टिंग साउंड करने के लिए आज मैंने ये पढ़ाया है आपको, क्योंकि मॉडर्न इंडिया में ये पोर्शन ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैम हिंदी में पीडीएफ मिलेगी। देखो मैंने पीडीएफ इतने प्यार से बनाया है, पीपीटी इतने प्यार से बनाया है, तो मैं अपने पास तो रखूंगी नहीं, आप लोगों के लिए बनाया ना, तो आप लोग को ही मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। मैम हिंदी मीडियम में चाहिए। हिंदी मीडियम में आपको कन्वर्ट करके मिल जाएगा, ठीक है। मैं सर से बात कर लूंगी उसकी। मैम वो अगर सिर्फ आप ये पीपीटीज हैं और जो आप बताएंगी, मतलब इसमें अगर यही पढ़ के चले जाए और थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड हो तो मैम हो जाएगा। मतलब ये नोट्स प्रीलिम्स के हिसाब से सफिशिएंट है आपका। यस ओके थैंक यू। ये मैंने माइंड में आपका मैंने अनसन चीजें। जी सर। मैम देखो वही पढ़ाएंगी जो जामिया आरसीए में आ सकता है, फालतू की चीजें नहीं पढ़ानी है, अभी टाइम नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने बहुत ही क्या आप हम लोगों को मैम क्या आप हम लोगों को जो मॉडर्न हिस्ट्री की जो इवेंट्स हैं उसको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करके विद न्यूमोनिक्स आप हम लोग को एक पीपीटी बना सकती हैं, दे सकती हैं? वो मैं आपको एंड में दे दूंगी। और ये जो आपकी पीपीटी है ना, ये बेटा क्रोनोलॉजी फॉर्म में ही है, आप एक बार पलट भी लोगे ना तो आपको क्रोनोलॉजी समझ में आ जाएगी। बाकी मैं आपके साथ बहुत सारी चीजें शेयर करूंगी, जैसे कि मैं आपको आज ही आपको न्यूज़पेपर के लिस्ट दे दूंगी, कुछ जो फेमस न्यूज़पेपर हैं उसके लिस्ट दूंगी, और रिवॉल्यूशनरीज जो हैं वो फेमस रिवॉल्यूशनरी उसके लिस्ट में आज आपको प्रोवाइड करूंगी अलग से। एंड मैम अगर आप अपने पास से निमोनिक्स के उसमें अगर आप दे पाए तो बहुत अच्छा रहेगा, निमोनिक्स से जल्दी याद हो जाएंगे हमें इवेंट्स। निमोनिक्स के लिए बेटा मुझे क्लास लेनी पड़ेगी ना, तभी तो आप निमोनिक्स समझोगे ना उसको। मैं लिख के दे दूं ये तो आपके समझ में। मैम आपने आज जो लेक्चर सबमिट कराया है मैम वो समझ में तो आया है, लेकिन अब इसके रिवीजन कैसे करना आप उसके बारे में कुछ बता दें। पीपीटी जो मिलेगी ना उससे नहीं हो जाएगा। समझा तो दिया है, करना पड़ेगा ना डिटेल में। तो कहां से पढ़ेंगे? आप लोग के पास बुक नहीं है, किताबें नहीं है आप लोग के पास? क्या मैम ने जो जी पढ़ाया है वीडियो को तो देखना ही है, आपको समझना है, प्लस बुक है। आपकी आवाज कट गई है, आप प्लीज अपना जो भी था आप प्लीज लिखिए टेक्स्ट बॉक्स में, आपकी आवाज नहीं कट रही है फॉर यू रिलैक्स। बट अब मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, हिस्ट्री बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ये किसकी आवाज है? तो मैंने आपको जितना सलमान की आवाज इसकी वो हो रही है काफी। अभी मैंने पिछले साल के पेपर्स देखे हैं। सेटिंग कर रहा लग रही है सलमान। ये कौन है? म्यूट कर ले भाई। अभी मैं रिमूव कर दूंगा, आपको रिमूव कर प्लीज आप अपने साइड से जो है म्यूट कर दीजिए, सबकी प्रॉब्लम्स है, मैं सुन लेती हूँ अभी आपकी। बस आप लोग थोड़ी देर में मैं बंद करूंगी क्योंकि ताकि सबको क्लास लेनी है।
तो आप लोग देखो, आप लोग इस पीपीटी को पढ़ के जा सकते हो, दैट इज सफिशिएंट, ठीक है। लेकिन रही बात आपको रिवीजन फॉर्म के लिए अगर पढ़ना है तो आप एक बार लूसेंट देख सकते हो, क्योंकि देखो अभी आप लोग के पास बहुत टाइम नहीं है, तो मैं ये आपको फालतू नहीं बोलूंगी कि बिपिन चंद्र बैठ के पढ़ो, इतनी मोटी किताब है, इतना टाइम नहीं है आपके पास, तो मैं आपको अननेसेसरी के आपको ना सजेशन नहीं दूंगी। आपको पढ़नी है लेकिन अभी नहीं पढ़नी है, ठीक है। अभी आपको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना। तो मैंने जो आपको नोट्स दिए, अगर आपको उसमें भी आपको याद हो जाता है ना, वो यू आर एबल टू गेट इट 90%, अगर आप अपने अंदर डाल लोगे ना उस नोट्स को, तब भी आपका काम होगा, ठीक है। बाकी आप इच्छाधारी हो, आप जो चाहे वो पढ़ सकते हो, आपकी मर्जी है, जो चाहे वो पढ़, मैं रोकूंगी नहीं। लूसेंट से आप कर सकते हैं, लूसेंट से आप रिवीजन कर सकते हैं। थैंक यू मैम।